खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां नगर निगम के चुनाव के चलते वार्ड क्रमांक 24 सिमराहा भट्टा गांव के भारतीय जनता पार्टी के सभासद प्रत्याशी अंकित सहरिया पर झूठा जाति प्रमाण पत्र लगाए जाने का आरोप लगने के बाद भाजपा प्रत्याशी तथा उसके पिता ने पलटवार किया है। इस मामले को लेकर सुरेंद्र राय ने बताया कि अंकित जब छोटा था तब एक निसंतान वृद्धा श्रीमती रामकुंवर सहरिया द्वारा उसकी देखरेख की जाती थी। दूसरी संतान होने पर रामकुंवर सहरिया के निवेदन करने पर उन्होंने 2004 में अंकित को बकायदा लिखा पढ़ी में रामकुंवर को सौंप दिया। इसके बाद से उसने ही अंकित की देखरेख की। रामकुंवर के निधन पर उसका पूरा क्रियाकर्म अंकित ने पुत्र होने के नाते किया। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से मिथ्या है। अंकित के रामकुंवर सहरिया द्वारा गोद लिए जाने के कागजात इस बात का प्रमाण है कि कोई भी नामांकन के साथ संलग्न दस्तावेज गलत नहीं है। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी अंकित सहरिया का कहना है कि उन्हें श्रीमती रामकुंवर सहरिया ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उनके निधन पर उन्होंने पुत्र होने के नाते सारी क्रियाकर्म किए हैं। इस संबंध में सारे साक्ष्य जिला प्रशासन तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र राय मेरा नाम है। सुरेंद्र जी, क्या मामला है पूरा? आपके लोगों के चैनल से हमको पता पड़ा है और कल हमको निर्वाचन कार्यालय से अंकित सहरिया के पास फ़ोन आया था कि आपके खिलाफ़ कोई आपत्ति दी है जिसका आप अपना साक्ष्य लेके आएँ। तो अंकित सहरिया गया था वहाँ, उन्होंने अपने साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत किए। और अब आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? बाकी वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत किए उन्होंने, क्या उनकी वार्ता हुई, क्या हुआ, बाकी मुझे आगे की कोई जानकारी। पूरी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि बहुत पहले 2004 से पहले, मतलब 2000 के पहले, मतलब जब ये छोटा हमारा जब शादी हुआ, पहला बेटा संतान हुई हमारी, 5 साल के बाद दूसरी संतान हमारी कोई नहीं हुई। तो एक महिला हमारे यहाँ आदिवासी समाज की काम करती थी, हमारे बच्चों का लालन पोषण भी वही करती थी। वो निसंतान थी। उनको बड़ी जिद करने लगी कि अगर आपके यहाँ दूसरी संतान होगी तो ये मैं आपसे वचन लेती हूँ कि ये संतान आपको मुझे देना पड़ेगी, मैं आपकी सेवा में इतने दिनों से हूँ। तो मैंने कहा कि अभी तो मेरी एक ही संतान है, दूसरी संतान हुई भी नहीं है, मैं आपको अपनी कैसे। बोले नहीं, अगर आपकी दूसरी संतान होगी तो आपको मुझे वचन दो कि आप मुझको अपनी संतान देंगे जिससे वो मेरा पालन पोषण कर सके। चूँकि उन्होंने हमारे बच्चों को छोटे ही से जब से जन्म हुआ नहलाया धुलाया, बड़ा किया, उनकी परवरिश की। मुझे भी फिर तरस आया कि ये निसंतान है और अगर इन्होंने इतना रोने लगी तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरी संतान दूसरी पैदा होगी तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको अपनी दूसरी संतान दे दूँगा। मैं आपको ये आज वचन देता हूँ। भगवान की दया से, उनके आशीर्वाद से मुझे दूसरी संतान प्राप्त हुई। बाकी 5 साल बीत गई थी, संतान होने गई थी दूसरी। हो सकता उन्हीं का आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे दूसरी संतान की प्राप्ति हुई। उसने उस बच्चे को शुरू से उसकी खुशामद की, नहलाया धुलाया, परवरिश की। बाद में हमसे बोली कि बेटा अब ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, मैंने आपसे एक वचन मांगा था, वो आपको मेरा वचन पूरा करना पड़ेगा। मुझे भी याद आया कि हाँ, मैंने आपको वचन दिया था और वचन दिया था तो मैं अपनी वचन को पूरा करूँगा। तो बोले नहीं, मुझे तो आपसे वचन दिया था, मुझे अपना पूरा चाहिए। कौन से सन में आपने बच्चा फिर उनको मैंने सन बच्चा 2004 में, मेरा बच्चा नाबालिग था, 8-10 साल की उम्र थी। उस महिला का नाम क्या था? उस महिला का रामकुंवर आदिवासी था, पति उनके लक्ष्मण आदिवासी थे। इस समय है क्या वो? इस समय उनका देहांत हो चुका है। मैंने उसी समय अपने बच्चे को, उनको जब ब्राह्मण से भी पूछा तो ब्राह्मण ने भी मुझसे ये कहा कि जब आपने इस बच्चे को वचन दिया था कि मेरी दूसरी संतान होगी तो इनको हम दे देंगे, तो आप अपने वचन से पीछे नहीं हटो। उस समय आपने लेखापढ़ी में क्या कराया था? लेखापढ़ी में जब मैंने ब्राह्मण से पूछा, वो बोले इस बच्चे का इस माँ का लगाव इस पे है, इस बेटे का लगाव इस पे, इसका पूरा पालन पोषण उसने किया। तो मैंने कहा फिर मैं क्या बगैर लेखापढ़ी की ऐसे ही दे दूं? उन्होंने कहा नहीं माता जी, वो बोली का नाम कि रामकुंवर जी कि नहीं, मैं बेटा बिना लेखापढ़ी के नहीं लूँगी। आज आपने दे दिया मुझे और कल आपने मुझसे वापस ले लिया।
मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि आपको लिखा पढ़ी में ही अपने बच्चे को देना किस प्रकार की पड़ेगा। लिखापढ़ी कराई थी आपने? मैंने फिर उस महिला बोली मुझसे, श्रीमती रामकुंवर जी, कि आपको तहसील मेरे साथ चलना पड़ेगा और तहसील में अपना मुझे बेटा रजिस्टर्ड गोदनामा देना पड़ेगा। अगर आप इन शर्तों पे हमारे साथ हैं तो मैं आपका बेटा गोद लूँगी, बगैर लिखा पढ़ी के मैं आपका बेटा गोद नहीं लूँगी। उनके देहांत के बाद अंकित किस स्टेशन गया? उनके देहांत के बाद अंकित बालिग हो गया था, अपनी पढ़ाई कर रहा शहर में, अपना अंकित रह रहा था। उसने पढ़ाई अपनी शिक्षा शहर से पूरी की। उसके परिवार ने, लखन आदिवासी जब तक उनका रहा साथ में, लखन आदिवासी ने उसका पालन पोषण किया। वो उनके कुटुंब परिवार का था। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति है, महिला रामकुंवर जी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद अंकित से, अब पढ़ता था, स्टूडेंट था, थोड़ा बहुत काम करता था वो, उसने अपने सामर्थ्य से उस महिला का क्रियाकाज 13/3 अंतिम दाह संस्कार, उसने उससे जो कुछ हुआ, पढ़ा, छात्र स्टूडेंट था, स्टूडेंट में अपना पढ़ाई भी करना थी उसको, अपना मजदूरी करके उसका माँ का देहांत करना था। ये पूरे गांव को सबने देखा, सब लोगों ने अंकित का साथ दिया। मजदूरी, हाँ, जब वो सामर्थ्य हो गया 10 साल तो अपना कुछ टाइम में उसने अपना जॉब वॉब चालू किया, बच्चों को ट्यूशन व्यूशन पढ़ाया। इस समय किसके साथ रह रहा है? इस समय वो अकेला रह रहा है। तहसील में मतलब रजिस्टर्ड तहसील में रजिस्टर गोदनामा हुआ। गोदनामा के आधार पर फिर उसका जाति प्रमाण पत्र बेटे नंबर उसने बनवाया अंकित ने। उसके आधार पर उसका सारे डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम जब से अंकित सहारिया पुत्र श्री लक्ष्मण सहारिया के नाम से आज तक चला आ रहा है। शॉर्ट बताना सारी बात। अंकित जी, क्या है पूरा मामला? जी जो नमस्कार। आपके आरोप लग रहा है कि फर्जी आपने दिया है। जी नमस्कार सर। वैसे तो मुझे कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मीडिया कर्मियों के माध्यम से जो वीडियो अभी मैंने देखा सुबह, तो मुझे जानकारी में अवगत कराया गया है कि ऐसा कुछ मामला आया है। बाकी इसके जो भी सर कागज़ हैं वो हमने प्रोवाइड कराए हैं माननीय निर्वाचन कार्यालय में, तो वहाँ पे उन्होंने कागज़ की पुष्टि करके और जो भी आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने प्रोफार्मा भेजा था, उसमें पॉइंट नंबर 4 है जी कि जिस जाति में मैंने जन्म लिया है जी उसी जाति का मैं शपथ पत्र दे रहा हूँ। जी सर, मैंने उसी जाति का शपथ पत्र उनको अप्रूव कराया है और उसका जाति में जी जन्म लिया। सहारिया जाति में मैंने सर, वैसे मेरा जन्म तो सर दूसरी जाति में हुआ था, लेकिन जो अम्मा थी, जो मेरी माताजी थी, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया है, रामकुंवर सहारिया जी, तो सर उन्होंने बचपन से ही, जब जैसे कि आपको पता होगा कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से वो मेरे घर पे थी सर। तो मेरे पालन पोषण घर पे ही रहती थी, खाना आना सब घर पे ही खाती थी। तो चूँकि हमारे यहाँ पहले एक ही संतान हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि कई सालों तक संतान नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर बेटा आगे जाके तुम्हारी दूसरी कोई संतान होती है तो उसको आप मुझे क्या देंगे। तो फिर उन्होंने कहा था कि अम्मा अभी तो नहीं है, लेकिन आगे जब होगी तब इस पे आपसे चर्चा की जाएगी। तो उन्हीं के आशीर्वाद से फिर दूसरी संतान प्राप्त हुई, और जैसा कि उन्होंने वचन दिया था तो हमेशा उन्होंने तो त्याग ही किया है। तो उन्होंने उस त्याग का रूप उस अम्मा को अपने बेटे के तौर पे दिया, और तब से उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। जब उनका स्वर्गवास हो गया सर, तो मैंने ही उनकी चिता को अर्थी दी, उनकी अस्थियों को बहाया मैंने। सवाल इस पर नहीं है, सवाल इस बात पे जो आपने शपथ पत्र दिया है उसमें लिखा है कि मेरा जन्म सारिया जाति में हो, जबकि आप राय परिवार से जन्म है। जन्म पर बात है, केवल आपके पालन पोषण को नहीं। जी 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 तो वो आपका जो प्रमाण पत्र दिया है वो आपका जन्म तो क्योंकि राय परिवार में हुआ, जी, इसके जी। बाद आप बोध गए हैं, जी जी ठीक है ना। तो वो प्रमाण पत्र में जो आपने दिया वो सहारिया जाति का, जी जी वो चीज़ गलत जी सर, नहीं गलत तो नहीं थी सर, चूँकि माननीय न्यायालय ने मुझे जो केंद्र सरकार की सर जो पूरी गाइडलाइन होती है उन चीज़ों को पूरा फॉलो करके, और तहसील से सर ये पूरा काम हुआ था। तो उस बार पे, और यहाँ मुझे तो जो अपनी कोर्ट है उसका ऑर्डर भी मैंने उसमें दिया गया था, तो कोर्ट का ऑर्डर भी मैंने लगाया, और कोर्ट के ऑर्डर पे ही तहसील से सर जाति बनती है। जाति कभी किसी के कहने से नहीं बन जाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी को किसी एक व्यक्ति के लिए दाव पे नहीं लाएगा सर, चाहे मैं हूँ, और मैं तो बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ, कई बड़े बड़े लोगों के कहने पे वो अपनी जो अपनी नौकरी है उसको दाव पे नहीं लाएगा। तो सर बाकी सर ये है कि जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल सर निराधार है, तथ्यहीन है सर। उनका विरोध मुझसे नहीं है सर, उनका विरोध भाजपा की विचारधारा से है। जैसे आज वो मेरा विरोध कर रहे, वो मेरा विरोध नहीं कर रहे सर, वो भाजपा का विरोध कर रहा है। जैसे पहले भी क्षेत्रवासियों का जी। कितना सहयोग मिल रहा? क्षेत्रवासियों का सर मुझे बम्पर सहयोग मिल रहा है। हर वार्ड से मुझे लोग बाग कम से कम 100 फ़ोन आते हैं दिन भर में, और मैं तो पिछले कम से कम 1.5 महीने से सर सक्रिय हूँ। हर तरीके से लोगों के यहाँ जा रहा हूँ, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ, उनकी सुन रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ, और लोग बाग ये कह रहे हैं कि भैया आप तो बस चलिए,
आप तो, और अभी मैं सिंगर्रा में था, मुझे जानकारी हुई कि आप लोग आए हैं, तो आपको थोड़ी देर इंतजार कराना पड़ा, उसके लिए सर माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी अभी मैं क्षमा मांग के ही आया इस हूँ बाढ़ में पानी की बहुत बड़ी समस्या सर, है। बहुत ज़्यादा सर। आपको अगर सदन में भेजा गया जी। आशीर्वाद से जनता की, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? सर देखिए, पानी, रोड, ये तो बेसिक से मुद्दे हैं। ये हर वार्ड में, सिमरा वार्ड में इसका मुद्दा है, लेकिन ये बहुत बेसिक मुद्दा है। सर मेरा जो मन है, जैसे कि मेरा शिक्षा को लेकर सर एक विज़न है, मैं आज का युवा हूँ, मेरा विज़न अगर ये पुरानी मानसिकता पर रहेगा तो ये ठीक बात नहीं है। मेरा जो विज़न है, जैसे प्रभुदय योजना, अभ्युदय योजना चल रही है अपने राज्य सरकार की, इसमें क्या होता है, शिक्षा गरीब बच्चों को फ्री में दी जाती है। तो मेरा विज़न है कि मैं इन चीज़ों को लागू करवाऊँ, इन चीज़ों को धरातल पे लेके आऊँ, चूँकि ये अभी तो धरातल पे नहीं आई हैं। जैसे हमारे मोदी जी की योजना चल रही है हर घर जल, आज नहीं तो कल जल तो आना ही है, लेकिन जो बेसिक योजनाएं हैं जो नहीं आ पा रही हैं, जैसे कि चिकित्सा की योजना कई सारी चल रही हैं, बेटियों के लिए, बेटी सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं उन चीज़ों से। तो मेरा सर इन्हीं चीज़ों को लेके मैं चुनावी क्षेत्र में आया हूँ, और अपने यहाँ ही नहीं, जैसे कि सर ये वार्ड नंबर 24 है, तो यहाँ पर तो मैं हमेशा से ही, बचपन से ही लोगों ने मुझे देखा है। यहाँ सर सखी के हनुमान के पीछे कुछ आदिवासी बस्ती के बच्चे रहते हैं, कम से कम 50। इन बच्चों को सर, इनका मेरे वार्ड से कोई लेना देना नहीं है। इन बच्चों को कम से कम पिछले 5 साल से मैं गोद लिया हूँ। अगर मुझे सर लोग कहते हैं कि नहीं वो तो स्वार्थ के लिए आए हैं, स्वार्थी लोग हैं, उन बच्चों को गोद लेके मेरा क्या स्वार्थ। मैं 5 साल से उनकी सेवा कर रहा हूँ, हर महीने उनके पास जाता हूँ, हर दुख तकलीफ उनकी दूर करता हूँ, और अपना जितना मुझसे बन सकता है सर मैं उनके काम आने की कोशिश करता हूं। तो ये तो सर लोग हैं, आरोप लगाते हैं, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं। हमारे जो प्रधान हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान नेता, उन पे आरोप लगे कि भैया मौत के सौदागर हैं, मैं क्या हूं उनके सामने? मुझ पे तो आरोप लगना सर एक आम बात है। तो मैं